विनंती करणार कराड साहेबांना, दानवे साहेबांना, अब्दुल सत्तारला, अंबादास दानवेला आणि बाकी जे पालकमंत्र्यांना देखिए, आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको एक सामने एक होर्डिंग नजर आती है जो इंस्पिरा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है। ये इंस्पिरा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एक होर्डिंग है जिसके ऊपर ये बताया गया है कि कितने मिलियन स्क्वायर फीट 1 मिलियन स्क्वायर फीट शेंद्रा के अंदर प्लॉट्स की बिक्री चालू है। 1 मिलियन स्क्वायर फीट। ये होर्डिंग आपको क्रांति चौक के ऊपर भी मिलेगी, ऐसे बहुत सारे। तो सवाल ये पैदा हुआ कि बहुत सारे लोग जो शेंद्रा के अंदर प्लॉट्स लेना चाह रहे थे तो वो शिकायत कर रहे हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि साहब हमको प्लॉट चाहिए वहां पर, और वहां पे प्लॉट्स अवेलेबल नहीं है MIDC के। तो हमने एक मरतबा जाके है तो पूरा शेंद्रा का विजिट किए और वहां जाके देखने के बाद समझ में आया कि मतलब बहुत सारे प्लॉट खाली पड़े हुए हैं। वहां पे क्या वजह है कि अलॉटमेंट नहीं किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। ये कितने करोड़ में जा सकता है, ये इसका अंदाजा आप ही लगा सकते हैं। मैं आपको पूरे आंकड़ों के साथ बताऊंगा कि शेंद्रा के अंदर, और ये कब से चला आ रहा है, अगर आप देखेंगे तो शेंद्रा के अंदर 2006 में 110 हेक्टर जमीन, 110 हेक्टर, एकड़ नहीं, 110 हेक्टर जमीन जो है वो शेंद्रा 5 स्टार इंडस्ट्रियल जोन के अंदर अलॉट की गई थी। किसको अलॉट की गई थी? तो अजंता प्रोजेक्ट्स इंडिया को अलॉट की गई थी। वहां पर उन्होंने ये बताए थे कि हम एक SEZ यहां पे लेके आ रहे हैं। SEZ काय का लेके आ रहे हैं? तो फार्मास्यूटिकल का हम एक SEZ लेके आ रहे हैं। उन्होंने पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया। 110 हेक्टर जमीन अपने नाम के ऊपर अलॉट करके लिए। कितने में जमीन मिली उनको? 100 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उनको जमीन मिली। बताए कि SEZ आने वाला है, हम इतने 1000 करोड़ इसके अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं, इतने सारे लोगों को रोजगार मिलने वाला है करके पूरे परमिशन लेके आए। बाद में उन्होंने ये था कि 110 हेक्टर एक ही जगह के ऊपर नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने कहा कि 100 हेक्टर एक जगह के ऊपर और दूसरी जगह के ऊपर 10 हेक्टर उन्होंने ऐसा करवा लिए। 2007 के अंदर उनको परमिशन मिल गई SEZ स्टार्ट करने के लिए, और फिर उसके बाद उन्होंने 2017 के अंदर, 2007 परमिशन मिल गई, 2017 के अंदर उन्होंने ये किए कि साहब वहां पे है तो 30 एकड़ के ऊपर किसानों का विरोध है, किसान हमको काम नहीं करने दे रहे हैं, वो विरोध के चलते है तो हमारा डिफिकल्ट जा रहा है करके 30 एकड़ के ऊपर, 110 हेक्टर के अंदर से 30 एकड़ के ऊपर किसानों का विरोध है करके गवर्नमेंट ने बोली ठीक है 30 एकड़ का जो है वो हम किसानों को वापस कर देते। वो किसान लोग खेती कोर्ट में भी गए, कोर्ट के अंदर उनको ऑर्डर मिला, वो 30 एकड़ किसानों को वापस कर दिए। 2017 के अंदर इन्होंने ये बोला कि मतलब हम ये SEZ कैंसिल कर रहे हैं। इसके अंदर देखिए कितने सारे, इतने जो 2006 से लेकर 2008 तक के अंदर कितने सारे उद्योग मंत्रियां आए हैं, इनका कहीं ना कहीं सबका है तो कुछ ना कुछ हिस्सेदारी है। अब आप 2006 के अंदर कौन थे, 2007 के अंदर, 2017 के अंदर कौन थे? तो 2017 के अंदर इन्होंने ये किया कि भाई पूरा SEZ हम कैंसिल कर रहे हैं करके। तो इन्होंने है तो किसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट से मैनेज करे और बोले हम ये SEZ कैंसिल कर रहे हैं करके। और वो SEZ अकेले सिर्फ इन्होंने नहीं किए, बहुत सारे ऐसे जो महाराष्ट्र के अंदर SEZ के नाम के ऊपर जमीनें 100 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से लिए थे। बाद में है तो ये पूरे के पूरे 50% SEZ जो है वो कैंसिल कर दिए कि भाई ये SEZ नहीं हो रहे हैं, कुछ ना कुछ बहाना करके।
अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने तो जमीन तो ले लिए। एमआईडीसी का रूल बड़ा स्पेसिफिक है कि अगर आप एक छोटा इंडस्ट्री डालना है या बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री डालना है, एक टाइम फ्रेम दिया जाता है कि इतने टाइम के अंदर है तो आपने इतना कंप्लीशन कर लेना करके, वरना उसके बाद पेनल्टी लगती है। अब ओपन प्लॉट तो रख ही नहीं सकते, ये उनका एमआईडीसी का रूल ही है, नियम ही है। 2007 से लेकर 2017 तक एक ईंट भी नहीं लगाई गई थी वहां पे। उसके बाद उन्होंने क्या किए कि ये अजंता प्रोजेक्ट्स नाम की इनकी जो कंपनी थी, मेसर्स अजंता प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड नाम की जो कंपनी थी, अब उसके नाम पे अलॉट हुआ था। अजंता फार्मा इन्हीं की कंपनी है, नाम बड़ा है, तो उन्होंने क्या किए कि अप्लाई किए कि साहब हमारे को हमारा नाम चेंज करने का है, और उन्होंने अपना नाम चेंज करवाए इंस्पिरा INSPIRA इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रैकेट के अंदर औरंगाबाद लिमिटेड, उन्होंने ये नाम चेंज करवा लिए। अब चेंज जब कराए उन्होंने, तो उन्होंने ये बोला कि SEZ कैंसिल हो गया है, हम एक दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हम वहां पे लेके आ रहे थे करके। उसमें तो कौन सा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट वो वहां पे लेके आ रहे थे? इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया हम वहां पे डेवलप कर रहे हैं करके, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया। और उस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर उनका ये, उन्होंने गवर्नमेंट को ये बोले कि हम 80% जो है वो इंडस्ट्री के लिए और 20% जो है वो हम उसको कमर्शियल और रेसिडेंशियल के लिए हम यूज करेंगे करके। इसमें अब जो चेंज करना है उनको, लैंड का स्टेटस चेंज करने का है, तो वो स्टेटस चेंज करने के लिए एमआईडीसी के अंदर फिर से जाना पड़ता है कि आप SEZ की जगह पे ये प्रोजेक्ट आने वाला है करके। तो वो मीटिंग हुई और उस वक्त के जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे सुभाष देसाई साहब, उनकी अध्यक्षता के अंदर एक मीटिंग हुई और उसके अंदर उनको ये अलॉट किया गया 2017 तक जो आदमी ने तो 1 इंच भी है तो कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं किया, उसको और एडिशनल लैंड दे दी जाए करके। ये 2017 के अंदर क्यों किया गया कि जो लैंड इसकी आ रही थी वो लैंड के अंदर से समृद्धि हाईवे जा रहा था, तो समृद्धि हाईवे का कंपेंसेशन भी इसको मिले, उस हिसाब से ये लैंड को तो फिर से तो रीड्रॉ किया गया। और जो समृद्धि के अंदर जो लैंड जा रहा था वो लैंड का कंपेंसेशन भी उसको मिल सके, तो वो हिसाब से एक एग्रीमेंट साइन किया गया। और वो एग्रीमेंट के अंदर ऐसा था कि 75% जो कंपेंसेशन आएगा वो 75% जो है वो इंस्पिरा को जाएगा और 25% कंपेंसेशन जो है वो एमआईडीसी को मिलेगा। जमीन किसकी? जमीन एमआईडीसी की तब तक। लेकिन एग्रीमेंट ऐसा बना दिया गया कि 75% जो भी आएगा उसके अंदर। अब मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि इसका एमआईडीसी से पता करूं कि इसका कंपेंसेशन कितना आया है करके, तो वो डॉक्यूमेंट यहां पे बताया जाता है कि साहब बंबई में है, बंबई में बताया जाता है कि नहीं साहब हमारे पास नहीं है वो फाइल, वो तो औरंगाबाद के अंदर ही है करके, और वो करोड़ों के अंदर है, करोड़ों के अंदर है करके रफली उन्होंने बताया है। लेकिन चूंकि मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है तो मैं आपको एग्जैक्टली ये बता नहीं सकता हूं उसमें। अब इसके बाद उन्होंने क्या किए है कि वहां पर उनको जो जमीन SEZ की जगह दूसरा प्रोजेक्ट के लिए आए हैं तो उसको माइग्रेशन फी देना पड़ता है। तो सुभाष देसाई साहब ने अपनी जो MIDC की कमिटी थी उनके साथ बैठ के 46 करोड़ रुपीस इनको देना था। तो 46 करोड़ को उन्होंने डिवाइड किए, हम तुमको 4 इंस्टॉलमेंट में तो हमको पैसा दे सकते हैं करके, 11-11 करोड़ रुपए के हिसाब से 4 इंस्टॉलमेंट दे देने का। उसमें अभी तक ये बंदे ने सिर्फ 11 करोड़ रुपए भरा है, बाकी के पैसे नहीं भरा है। GST आज छोटी सी चीज के लिए है तो लागू है, छोटी से छोटी चीज के लिए। तो उसने सरकार को पत्र लिखा और बोला कि साहब मैं GST नहीं भरूंगा करके, और उन्होंने बोले ठीक है GST में आप मत भरिएगा करके। उसमें जो टोटली मतलब अगर आप छोटा सा भी अगर प्लॉट लेंगे तो आपको GST इसके अंदर ऐड करना है। MIDC है तो आपको 2000 स्क्वायर फीट के प्लॉट के लिए भी है तो GST इंक्लूड करके देता है। अब सबसे मजेदार बात यह है, ये साहब ने
वहां पर है तो प्लॉटिंग करना शुरू किए, लैंड एमआईडीसी की, और वहां पर इन्होंने पूरे शहर के अंदर होर्डिंग्स लगाए हैं। जो जमीन उन्होंने 100 रुपये स्क्वायर फीट से लिए थे इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए, अब वहां पर मैं आते आते अभी क्रांति चौक के ऊपर से भी मतलब वो होर्डिंग का एक फोटो लेके आया है, आप भी ले सकते हैं, लगा तो मैं भी आपको, ये फोटो है क्रांति चौक के ऊपर लगी हुई है। एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर आने के बाद ये होर्डिंग लगी हुई है, इंस्पिरा सिटी शेंद्रा, इंस्पिरा सिटी शेंद्रा बोल के उन्होंने, और क्या लिखे है उसके ऊपर, 1 मिलियन स्क्वायर फीट सोल्ड। 1 मिलियन स्क्वायर फीट जमीन जो है वो उन्होंने ऑलरेडी बेच चुके हैं करके उन्होंने लिखे हैं। इंडस्ट्रियल प्लॉट अवेलेबल एट शेंद्रा विद गवर्नमेंट बेनिफिट्स, अप्रूव्ड मास्टर प्लान, यानी कि मास्टर प्लान जो बनाया है वो कितने का है, 232 एकड़, 232 एकड़ का अप्रूव्ड मास्टर प्लान बनाया गया है। एक एक प्लॉट की साइज है 4200 स्क्वायर फीट से लेके 10,000 स्क्वायर फीट एक एक प्लॉट की, और एक प्लॉट की कीमत पर स्क्वायर फीट क्या है, प्राइस रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 699 रुपीज स्क्वायर फीट, यानी कि 700 रुपये स्क्वायर फीट से है तो इसका हम ऑनवर्ड है, यानी कि जो जमीन तुमने इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए, एसईजेड डेवलप करने के लिए यहाँ के किसानों की जमीन तुमने लिए, ये बोलकर कि हमको इंडस्ट्री यहां पे लेके आने का है, वहां पर तुम है तो आज 700 रुपये स्क्वायर फीट से आपको उनका एग्रीमेंट अगर करेंगे अगर आप, तो मेरे हिसाब से महाराष्ट्र के अंदर पहला ऐसा ये है कि अगर आपको वहां पे 4200 स्क्वायर फीट का अगर प्लॉट लेने का है, तो उन्होंने एग्रीमेंट के अंदर ऐसा क्लॉज डाले हैं कि इंस्पिरा अगर बेचना चाह रहा है किसी को, तो एमआईडीसी को बताने की जरूरत नहीं है, एमआईडीसी को किसी को कोई फीस भरने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट है तो इंस्पिरा आपको है तो रजिस्ट्री करके दे देगा। लेकिन अगर आपने अगर ले लिए वो प्लॉट, आप उसके मालिक हो गए, और अगर आप दोबारा किसी को बेचना चाहे तो आपको एमआईडीसी के पास जाना पड़ेगा। यानी कि इंस्पिरा आपको बेच सकता है बगैर किसी झिझक के, एमआईडीसी को इन्फॉर्म भी नहीं करने का है। उसके अंदर उन्होंने एक करेर है, त्यांनी फक्त एमआईडीसीला इन्फॉर्म करायचं। मैंने एमआईडीसी से पूछा कि कितने 1 मिलियन स्क्वायर फीट तो बिक चुका है, आप बताइए डॉक्यूमेंट्स कितने प्लॉट्स गए हैं, किस किस को गए हैं करके। तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास एक भी प्लॉट की जानकारी नहीं आई है, कोई भी हमको इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि कितने प्लॉट्स उन्होंने बेचे हैं। हमको भी ये होर्डिंग से पता चल रहा है कि 1 मिलियन स्क्वायर फीट 700 रुपये के हिसाब से। अब 1 मिलियन स्क्वायर फीट, मेरा गणित तो इतना अच्छा नहीं है, अब आप उसको 700 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई करिए जो ऑलरेडी बिक चुका है करके उसमें। और ये सिर्फ 232 एकड़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका 232 ये उनके एडवर्टाइजमेंट के अंदर उन्होंने जो होर्डिंग्स लगाए हुए हैं उस हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूं उसमें। अब सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि आपको मैं एक जानकारी देना चाहता हूं, जो मैं चाहूंगा कि आपने तो इसको, ये एक फ्रॉड तो ठीक है, ये फ्रॉड हो गया है, लेकिन हमारे पास आपको याद होगा कि एथर नाम की कंपनी यहां पर आने वाली थी और उसका खूब गाजा बाजा किया गया था। एथर की जो स्कूटर आती है उसके लिए खूब गाजा बाजा किया गया था, उसका पूरा क्रेडिट है तो लेने के लिए। तो उस वक्त 30 नवंबर 2022 को एक मीटिंग हुई इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की, यहाँ के सीएमआई की और एथर के पूरे जितने भी बड़े ये थे, उनको औरंगाबाद पसंद आ गया था। उनको जमीन चाहिए था कितनी, 860 नहीं, उन्होंने 860 करोड़ रुपए यहां पर इन्वेस्ट करने का फैसला लिया था, 860 करोड़ रुपए, और उनको जमीन चाहिए थी शेंद्रा के अंदर। तब उनको यह बोला गया है कि शेंद्रा के अंदर हमारे पास जमीन है ही नहीं।
आप दूसरी जगह जाएंगे। अभी पिछले 1 महीने के अंदर की मैं बात बता रहा हूं आपको, टोयोटा कंपनी के बड़े अधिकारी यहां पर विजिट करने के लिए आए। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि हमको शेंद्रा के अंदर जमीन दो। उसके अलावा इको लैब नाम की एक कंपनी है, इको लैब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहां पे करना चाह रही, लेकिन उनकी कंडीशन थी कि हमको शेंद्रा के अंदर जमीन दो। और ये उठे सुटे लेके जा रहे हैं, और लेके जाके है तो इनको बिड़किन के अंदर बोले हम यहां पे नहीं दे सकते, आप बिड़किन के अंदर ये करोगे। बिड़किन के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। तो हमारा ये कहना है कि अगर आपने सिर्फ 1 मिलियन स्क्वायर फीट जगह ऑलरेडी बेच चुके हैं, आपने लिए 100 रुपए के हिसाब से, जितनी कीमत आपकी खरीदने के लिए गई उससे ज्यादा पैसा आपने समृद्धि के अंदर जो रोड गई है उसके अंदर आपने कमा लिए है। अब ये जितना भी है ये पूरा है तो इनका प्रॉफिट है। और इसके अंदर मेरा साफ तरीके से आरोप है कि उस वक्त के जो भी ये जो डिसीजन लिया गया है, ये मीटिंग का जो है इसके अंदर मिनट्स है कि कौन कौन से अधिकारी इसके अंदर मौजूद थे, और मिनिस्टर उस वक्त जो थे वो आपके सुभाष देसाई साहब थे। और उसके अंदर ये डिसीजन लिया गया कि इनको अलाउ कर दिया जाए कि ये MIDC को कोई इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। जो मीटिंग ली गई थी वो मीटिंग के अंदर थे सुभाष देसाई मंत्री, प्रवीण रामचंद्र पोटे पाटिल राज्य मंत्री, सुनील पोरवाल अपर मुख्य सचिव, शिवाजी दौंड महाव्यवस्थापक लघु उद्योग विकास महामंडल, संजय सेठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी MIDC, और बाकी उनके MIDC के जितने भी दूसरे अधिकारी हैं, ये सब लोगों ने ये डिसीजन लिया कि इंस्पिरा को प्लॉटिंग करके बेचने की अनुमति दे दी जाए करके। उसमें तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि हमारे पास इंडस्ट्री के लिए लोग मानने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि कहीं पर भी आप कितना भी कुछ भी कर ले, शेंद्रा जैसा इंडस्ट्रियल एरिया जो है ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर 5 स्टार इंडस्ट्रियल जोन जो बना है वो हमारे पास बना है। और हम ये दावा कर रहे थे कि साहब सबसे बड़ा लैंड बैंक जो है वो हमारे पास है, और उसके बावजूद भी अब अगर टोयोटा जैसी कंपनी, एथर जैसी कंपनी, इकोलैब जैसी कंपनी को हम प्लॉट नहीं दे रहे हैं, तो ये 4000 से 10,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट किसको बांटे जा रहे हैं और क्यों बांटे जा रहे हैं? MIDC में जैसे ही SEZ कैंसिल हुआ था, उन्होंने वो पूरी जमीन वापस लेना चाहिए था, 110 हेक्टर जमीन। 110 हेक्टर जमीन म्हणजे काय आहे पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर आप लगाएंगे 1 एकड़ के अंदर 44,000 स्क्वायर फीट, मैं हेक्टर की बात कर रहा हूं। और उसको है तो ओपनली ये एडवर्टाइजमेंट करके अगर ये बोल रहा है कि मैं 700 रुपये स्क्वायर फीट ऑनवर्ड्स से आप आके हमारे पास से प्लॉट लेके जाइए, तो जमीन का एक्चुअल मालिक जो है वो MIDC की है करके उसमें, तो उसमें कितने करोड़ रुपये का हेरफेर हुआ होगा मुझे आप ये बताइएगा। तो कहां से हमारे पाज इंडस्ट्री आने वाली है? तो क्यों आपने किसानों को बोले हैं कि भैया हम उद्योग लेके आने वाले हैं यहाँ पर? अगर आपको SEZ नहीं करना था, आपने SEZ को फौरन कैंसिल करना था, वो जमीन वापस लेना था, इनको बोलना था कि आपने फ्रेश अप्लाई करिएगा, आपको जो भी है तो करने का है करके। लेकिन SEZ कैंसिल होने के बाद भी 2020 तक उनको जमीन और अलॉट की गई, SEZ नहीं आने वाला। लेकिन उन्होंने बोले साहब हमारी 30 हेक्टर चले गई है ना, उस पर किसान लोग हैं तो आप विरोध कर रहे थे करके, तो उनको दूसरे सेक्टर के अंदर 10 हेक्टर जमीन अभी दी गई है। अब सवाल यह पैदा हो रहा है कि कौन लोग हैं इसके पीछे? ये तो मतलब अगर ईमानदारी के साथ अगर सरकार के अंदर ये है तो ED और CBI तो इनके पीछे लगाना चाहिए। MIDC के बड़े बड़े अधिकारी को इसके अंदर जाना चाहिए। जो मंत्रियों ने ये फैसला लिए है बैठ के, अब ये कैसा फैसला है मुझे ये बताइएगा कि आप GST माफ कर दो,
ये कहीं तो हो सकता है कि जीएसटी माफ कर दो और मंत्री ने फैसला ले लिया है कि जीएसटी माफ कर दिया जाए करके, फिर उसके बाद तुम खरीद सकते हैं। एमआईडीसी को कोई रोल नहीं है, एमआईडीसी का उन्हें अपनी जागीर समझ के आपके नाम के ऊपर प्लॉट ट्रांसफर कर दिया। आपको जब बेचना है तो आप एमआईडीसी के पास जाके आपको है तो एमआईडीसी की फीस भरना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम ट्रांसफर फ्रॉम इंस्पिरा टू एनीबॉडी, उसके अंदर किसी को कोई ये नहीं है। ये बाज़ाब्ता एग्रीमेंट इस तरह के साइन किए गए। उसके बाद अब एक नया वो पेपर कहां है अभी, जो ये 8/12/2023 को, भाई प्लॉट काय के लिए है? इंडस्ट्री के लिए है ना। तुमने वहां पे रेसिडेंशियल के लिए मांगे हैं क्या? नहीं है। तो इसके अंदर रेरा ने इनको है तो एक मीटिंग इसके लिए बुलाया है, इनकी हियरिंग के लिए। डॉक्टर वसंत प्रभु सेक्रेटरी है इसके महारेरा के, इन्होंने बुलाया इंस्पिरा रियलिटी को और उसके अंदर उन्होंने बोला कि हमको आके ये बताइएगा कि तुम यहां पर जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट के अंदर तुम्हारे को क्या क्या परमिशन है। तो महारेरा को उन्होंने लिखित के अंदर दिया, द प्रमोटर सबमिटेड that the land in question is an industrial plot meant for industrial use and not residential or commercial। उन्होंने लिख के दिया है, एक तरफ ये लिख के दिया है कि साहब हम तो जमीन दे डाल रहे हैं, वो इंडस्ट्री के लिए ही इस्तेमाल होगी, और दूसरी तरफ ये लिख के दे रहे हैं कि साहब ये इंडस्ट्रियल प्लॉट है, इसको हम कमर्शियल के लिए नहीं बेच रहे हैं और ना हम इसको रेसिडेंशियल के लिए बेच रहे हैं करके। उसमें मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये गिरी पड़ी हालत के अंदर, मतलब हमने एक रफली एस्टिमेट किए हैं कि 1 मिलियन स्क्वायर फीट इनटू अगर हमने 700 रुपए कम से कम भी अगर करते हैं तो वो 70 करोड़ रुपये जा रहा है जो ऑलरेडी बेच चुके हैं उसमें। 1 मिलियन स्क्वायर फीट का मतलब ये है कि कुछ हेक्टर जमीन इसके अंदर गई है, बाकी का जो है वो अभी भी है। समृद्धि का जब हमने इंडस्ट्री ही नहीं चालू करा है तो समृद्धि का कंपनसेशन उसको 75% दिया जाए, ये एग्रीमेंट के अंदर है। 75% कितना है कंपनसेशन? आप एक प्लॉट ले लीजिएगा उसमें एमआईडीसी से या किसी से भी पूछ लीजिएगा कि मैंने है तो 10,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट एमआईडीसी से लिया हो, तो नियम ये कहता है 2019 के बाद का एमआईडीसी का नियम ये कहता है कि 2 साल के अंदर कम से कम 40% कंस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए करके। 40%। 2019 से पहले का अलग कानून था, 2019 के अंदर उन्होंने एक नया कानून लेके आए हैं और उस हिसाब से उन्होंने ये कहा है कि 2 साल तुमने प्लॉट जिस दिन तुम्हारे को अलॉट हो गया उसके 2 साल के अंदर 40%। आज तक एक सादी ईंट तक वहां पे डाली नहीं गई है उनके प्रोजेक्ट की। और ऐसा इसी औरंगाबाद के अंदर और एक SEZ है जिसके हम डॉक्यूमेंट्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी मतलब ऐसा ही बहुत बड़ा खेल सामने आ रहा है, उसका पेपर भी नहीं मिल रहे हैं। यहाँ के अधिकारी बोल रहे हैं कि साहब वो फाइल बंबई गई है, बंबई वाले बोल रहे हैं कि साहब हमारे पास फाइल तो आई नहीं है, आप यहीं पे चेक करवाइएगा करके। अब अगर ये मामले अगर ऐसे रहे तो क्या हमने कोर्ट में जाना और कोर्ट में जाके ये बताना? आपने खुद में देखे हैं परसों के दिन क्या हुआ है करके। 2 बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरों के साथ मैंने एक स्टोरी देखा है कि एक लैंड का कन्वर्जन कैसा कर दिया गया है। इतना सा लैंड है, इसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो हाईकोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दिया। आपके डॉक्टर करार साहब का, पालक मंत्री साहब का, दोनों ने लेटर दिए कि भैया इसका स्टेटस चेंज कर दो। उसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो ये जमीन इतनी सी है जिसको हाईकोर्ट ने ये किया है। ये तो साहब किसानों के साथ चीटिंग है। ये तो हमारे पूरे जितने रीजन के अंदर लोग हैं, बट एमएसएमई वाले अपनी जमीन मांग रहे हैं, छोटे छोटे जो एमएसएमई का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मी डायरेक्टली एमआयडीसी कडून काय जमीन घेऊ शकत नाही? हे कोण बीच में दलाल तुम्ही आणलेले आहे? इन्फ्रास्ट्रक्चर हे इन्स्पिरा नावाची कंपनी, अगरवाल नावाचे कोणते अजंता फार्मा जे कंपनी आहे त्यांची मालक आहे। म्हणजे ते डिटेल्स मध्ये जे आले ना की पत्र व्यवहारामध्ये,
तर ते अगरवाल नावाचे जे हे आहे मोठा माणूस आहे ते, तर त्याच्या नावाने हे अगरवाल ते MD आहे. पूर्ण नाव नाही, इन्स्पिराचं जे मालक आहे ना त्यांच्या वतीने नाही का त्यांचं एक हे साईन करायला त्यांनी एक अपॉइंट केलेले आहे. सांगतो ना अजंता प्रोजेक्ट्स लिमिटेड फॉर इंडस्ट्रियल प्लॉट नंबर. मला माझा देखिए मेरे लिए तो ये मायने नहीं रखता है कि वो उसका मालिक कौन है क्या उसमें, मैं कंपनी शायद विजय अग्रवाल. नाही आता अजंता त्याच्यामध्ये नाही का त्यांनी स्पष्ट लिहिलेले आहे की अजंता इन्फ्रास्ट्रक्चर अजंता एक सेकंड अजंता प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड हे या नावाने सगळं जे चेंजेस होते, मतलब मैं अगर आपको इसके डॉक्यूमेंट्स अगर दूं तो आपको हैरानी होगी कि मतलब इतना ब्लेटेंट कि पूरा वेव ऑफ कर डालो, GST वेव ऑफ कर डालो, तुमको इंस्टॉलमेंट में देने का है तो 2007 से इंस्टॉलमेंट के अंदर 44 कर तुमको देंगे क्या? कोई अगर जेन्युइनली अगर किसी को एक छोटी सी इंडस्ट्री डालने का है, MSME वालों को बोलिएगा या SME वालों को बोलिएगा, तो तुम्हारे को ये सब प्रोविजन देंगे क्या कि साहब मैं GST नहीं भरना चाह रहा हूं, तो बोल देंगे की हाँ ठीक आहे मत दीजिएगा करके. म्हणजे आपल्याला आश्चर्य वाटेल की ज्या प्रकारे हे सगळं इतना ब्लेटेंट किया गया था. और मैं अगर समझ लीजिएगा, मैं आपको इससे पहले भी आपको मैंने बताया था कि चिकलठाणा पूरा इंडस्ट्रियल एरिया अगर किसी ने बेचा है तो माझं व्यक्तिगत काही नाही आहे, पण सुभाष देसाईचं नाव सहित मी सांगितलं होतं की सुभाष देसाईने कमीत कमी या शहरातून 1000 कोटी रुपये 1000 कोटी, आणि त्यांचे कोण कोण दलाल होते मला सगळं माहित आहे, कोण कोणते बिल्डर हे दलाली करत होते. आज तुम्ही चिकलठाण्याला जाऊन बघू शकता की काय झालेलं आहे. इंडस्ट्री संपलेली आहे, तिथे सगळं कमर्शियल आणि रेसिडेन्शियल. आणि त्यावेळी जेव्हा मी हे आरोप केलं होतं तर सुभाष देसाई साहेबांनी पत्रकारांना सांगितलं होतं की मी इम्तियाज अली अंकल आबू मुस्तामीचा दावा ठोकेल. त्याच्यानंतर 3दा मी ट्विट केलं होतं की देसाई साहेब मी वाट बघत आहे तुमच्या नोटीसची. मी स्वतः ट्विट केलं होतं. हर 3-4 दिवसानंतर मी त्यांना ट्विट करायचं, त्यांना त्याच्यामध्ये ऍड करायचं आणि त्यांना सांगायचं की साहेब मी तुमची वाट बघत आहे करके. आणि याच्यामध्येही हे निर्णय घेताना तुम्ही होते, पोटे साहेब होते हे जेव्हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. तो मेरा देखिए अगर हमारा इंडस्ट्रियल एरिया अगर नहीं डेवलप अगर होगा तो हमारा रोजगार कहां पे आने वाला है. टोयोटा जैसी कंपनी, एथर जैसी कंपनी पर आप अगर यहाँ पर शेंद्रा के अंदर नहीं लाना चाह रहे हैं और आप उनको जबरदस्ती लादना चाह रहे हैं कि साहब जाइए आप बिडकिन के अंदर जाके ये करिए, नहीं इंटरेस्टेड है उनका. उनको ये चाहिएगा कि साहब हम एयरपोर्ट से उतरेंगे, हमारे को तो शेंद्रा है तो कन्व्हिनियंट होता है, तो वहां पे ये करायचे. आणि त्याच्या बाबतीत दुर्दैव मला हे वाटतं की इंडस्ट्रीज असोसिएशन इतकी मोठी बॉडीज असून सुद्धा तुम्ही कशाला गप्प बसलेले आहे. हे माझं काम थोडी आहे, हे तुमची जबाबदारी आहे ना. MSME ची इतकी मोठी एक संघटना आहे, बॉडी आहे, ते का गप्प बसलेले आहे. एका ब्लेटंट असं हे चाललेलं आहे. CMI नावाची एक मोठी बॉडी आहे, ते का ओपनली येत नाही की साहेब आमचा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट थांबलेला आहे या अशा प्रकारच्या भानगडीमुळे. मेरे सामने ये है कि कितनी मरतबा हम अदालत के अंदर जाएंगे और ये सब चीजें निकाल के लेके आएंगे और कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा, क्योंकि सरकार के ही अगर दाखिला अगर है तो ये सब कर रहे हैं, तो मैं जाऊं किसके पास. अच्छा मला स्पष्टपणे सांगतो की जेव्हा मी हे मुद्दा उपस्थित केला होता लास्ट टाइमला, तर काही दिवसानंतर तेच मुद्दा ते अतुल भातखळकर जे भारतीय जनता पार्टीचे आमदार होते
विधानसभेचं अधिवेशन सुरू होता तर त्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि प्रेसला सांगितलं की असा असा हे कारभार झालेला आहे आणि सुभाष देसाईंनी आणि त्याच्या मुलांनी हे केला. मग त्याच्या 8 दिवसानंतर सुभाष देसाई साहेबांचा मुलगा कुठे गेला? नाही, भाजपमध्ये गेले, ते एकनाथ शिंदे साहेबांकडे, आणि त्याच्यानंतर ते पण गप्प बसले. म्हणजे आपने खुद मीडिया के सामने बोले कि साहब उसने तो ये चोरी किया है करके, वो चले गए एकनाथ शिंदे साहब के पास जाके है तो साथ में मिल गया है, तो खत्म आपका पूरा मामला. तो हमने देखिए, मेरा मोटा दिमाग जितना चल रहा था, हमने सिर्फ है तो जो 1 मिलियन स्क्वायर फीट इसने बोला है कि भाई हमने बेच दिए है करके, और इसने खुद में है तो अपने एडवर्टाइज उसके अंदर रेट लगाया है, वो आप छाप दीजिएगा उसके अंदर, तो 1 मिलियन स्क्वायर फीट का है तो 70 करोड़ रुपये तो वैसे भी उसने कमा लिया है करके. 230 नहीं, अभी तो भाई साहब अभी फिलहाल क्या है कि मुझे जानकारी उस वक्त मिली होगी कि लैंड ओनर MIDC है. इन्होंने इसके अंदर क्लॉज लिखे हैं कि MIDC ला तुम्हाला काही सांगण्याची आवश्यकता नहीं है, तुम सब बेचने बिचाने के बाद है तो MIDC को सिर्फ इन्फॉर्म कर देना का कि हमने इतनी जमीन है तो हमारी ये कर दिया है करके. MIDC ची कोणतीही परमिशन नाही. आता इन्स्पिराला मी खूप प्रयत्न केले, हमने फोन लगाया उनको कि साहब कितने में मिलेंगी जमीन, तो मेरे हिसाब से अगर से कंपनसेशन का फिगर अगले MIDC वाले ने बताना चाहिए की साहेब ते इन्स्पिरामध्ये जे जागा गेलेली आहे कंपन्सेशन किती आला होता. तुम्ही एका लोकप्रतिनिधीला याचं उत्तर देत नाही. आता विधानसभाचा अधिवेशन होतं त्याच्यामध्ये उचलायला पाहिजे होतं, आणि सगळीकडे पूर्ण शहरामध्ये असं होर्डिंग्स त्यांनी लावलेले आहे. एक विषय तुम्ही असा मांडला की महानगराकडे हे लोक गेले और इंडस्ट्रियल रेजिडेन्शियल करता येत नाही, त्यांनी निवडून दिलं, परंतु सध्या इन्फ्राची विकते इंडस्ट्रियल पर्पजसाठी विकते ना, पर्पज कुठे चेंज त्यामुळे काही पर्सेंट कमर्शियल आणि रेजिडेन्शियल पण हा. आणि त्यांनी काय सांगितलेले आहे की सबमिटेड दॅट द लँड इन क्वेश्चन इज एन इंडस्ट्रियल प्लॉट meant for industrial purpose and not residential or commercial. फक्त इंडस्ट्रीसाठी त्यांनी आजच हे पेपर माझ्याकडे आलेलं आहे. त्यांचे सेक्रेटरी आहे डॉक्टर वसंत प्रभू, त्यांच्या सह्याने हे पत्र आहे कि साहब वो हमारी मीटिंग के लिए भी नहीं आ रहे हैं करके. उन्होंने क्लियर लिखा है द प्रमोटर रिमेन्ड एब्सेंट इवन दो द नोटिस ऑफ हियरिंग and the link for the hearing was duly served upon the promoter. कशाला बोलला तर मला तुझ्या सगळ्या मंत्र्यांना मी पैसे दिले, तुझ्या सगळ्या अधिकाऱ्यांना पैसे दिले, आता तू कोण मला बोलायला. तो ये डॉक्टर प्रभु ने है तो लिख के दिए है कि उसको बार बार बुलाने के ऊपर भी वो आ नहीं रहा है करके उसमें दूसरा घोटाळा आहे. नाही, आता काय आहे की 2006 पासून चाललेलं आहे. म्हणजे नियमाप्रमाणे काय व्हायला पाहिजे होतं की SEZ कॅन्सल झाला, MIDC ने तुरंत लँड परत घ्यायला पाहिजे होतं. आता तुम्हाला नवीन काही टाकायचं असेल तर तुम्ही फ्रेश प्रपोजल द्या, आम्ही तुम्हाला फ्रेश लँड अलॉट करतो. पण आजपर्यंत 2006 पासून आज 2024 आहे, 2017ला आजपर्यंत त्यांनी एक साधी ईट टाकली नाही. नियम काय म्हणतो? 2019चा नियम आहे ना, 2019चाही नियम आपण पकडत धरलं तर 2021 पर्यंत कमीत कमी 40% कन्स्ट्रक्शन त्यांनी करायला पाहिजे होतं. मेधा पाटकरनी त्या शेतकऱ्यांच्या बाजूने आंदोलन केलं होतं. यही जमीन के ऊपर है तो मेधा पाटकर आई थी और मेधा पाटकर के डर की वजह से है तो इनको है तो ये पूरा है तो निकाल के देना पड़ा. लेकिन उस वक्त का मामला ठीक है, किसानों ने आंदोलन किया कि भैया हम नहीं, तुमने 2020 तक 2020 के अंदर नए एग्रीमेंट किए उसको कि हम तुमको और जगह दे रहे थे करके. उसमें ये देखिए 2 सितंबर 2022 को जी, आणि हे जे त्यांच्या वतीने जे काम पाहत होते ना, त्यांचं नाव आहे सुशांत प्रकाश तिवस्कर. सुशांत प्रकाश तिवस्कर is signing authority on behalf of
इंस्पिरा इंफ्रास्ट्रक्चर। पिक्चर निवडून कोणता झाला या प्रकरणात आता हा विषय संपवते आपला पॉलिटिकल घेऊन नहीं, मैं तो अभी तो आपके जरिए आपको भी अनुरोध कर रहा हूँ कि जो डॉक्यूमेंट जो डिटेल्स आधे अधूरे हैं जो हमको नहीं मिल रहे हैं, लोक प्रतिनिधि को नहीं मिल रहे हैं, तो आपके जरिए कंपनसेशन कितना आया था, वो अमाउंट 75% उसको किस तरीके से, जीएसटी के अंदर छूट ये हर एक को दी जाती है कि इसको एक स्पेशल प्रोविजन के तौर के ऊपर दिया गया है, ये जमीन वापस क्यों नहीं ली गई है। और आज MIDC के पास बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए या छोटी इंडस्ट्रीज के लिए शिमला के अंदर लैंड नहीं है, तो इनको क्यों अलाउ किया जा रहा है कि ये 4000 स्क्वायर फीट से लेके 10,000 स्क्वायर फीट तक के प्लॉट 700 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट के हिसाब से इनको बेचने की परमिशन दी गई है। क्या MIDC को इसके अंदर है तो ये बताया गया है कि आपकी परमिशन लेना है या आपको है तो इससे टोटली बाहर रखा गया है करके तुमची मागणी आहे ना व्यवहार बंद करा म्हणून व्यवहार जे होत आहेत सध्या विक्रीचे खरेदी विक्रीचे बंद करा। मला एक गोष्ट करतो, इम्तियाज जलीलला कमीत कमी हे समाधान होईल की नाही रे बाबा, मी माझ्या जिल्ह्यासाठी मी कमीत कमी प्रयत्न केले, हे सगळे लोक त्याच्यामध्ये सामील आहे, मंत्रीपासून मुख्यमंत्रीपासून तर सगळ्या संत्रीपर्यंत, तर कोण काय करणार म्हणजे सब नीचे के ऊपर तो मिले हुए है, तो मेरे बोलने के ऊपर अगर ये बंद होता होगा तो बहुत अच्छा, लेकिन कम से कम जो इस जिले के लोक प्रतिनिधी है आणि ते लोक प्रतिनिधींनीही त्याच्या बाबतीत खुलासा करावा आणि त्यांचा काही रोल नसेल तर मी विनंती करणार करार साहेबांना, दानवे साहेबांना, अब्दुल सत्तारला, अंबादास दानवेला आणि बाकीचे पालकमंत्र्यांना की त्यांनीही तुम्हाला याच्यामध्ये काही मिळालं नसेल तर कृपा करून तुम्ही तर सरकारला किंवा डायरेक्ट ईडीला लिहा की माझ्या जिल्ह्यामध्ये असा एक कारभार सुरू आहे, नाही तर तुम्ही गप्प बसले तर माझा तुमच्यावरही आरोप असणार आहे की तुम्हीही याच्यामध्ये सामील आहे आणि तुम्हालाही काहीतरी मिळालेलं आहे। आपल्या जिल्ह्याच्या विकासासाठी तुम्हाला आता वेळ आलेली आहे, तुम्ही पत्र लिहा आणि पत्र लिहून सरकारला याची चर्चा करायला लावा किंवा ईडीला डायरेक्ट पत्र लिहा, मग आपल्याला कळेल की तुम्हाला खऱ्या अर्थाने या जिल्ह्याच्या विकासाच्या बाबतीत काही करायचं की नाही करायचं। बोलिए जी। अमित शहाची सभा 5 तारखेला संभाजीनगरला पार पडते, कारणासाठी सातपुते मंडळावरती ती सभा होईल असं तुम्ही बोलणं होतं, मात्र अब्दुल कराड यांच्या आग्रहाखातर ती सभा तिथंच पार पडते आणि प्रचाराची सभा असलेल्या काय भूमिका आहे, कुठे होणार त्यांची सभा? अरे कसं आहे, इतकं ग्राउंड आहे, अमित शहा सारखा इतका मोठा नेता येत आहे, तिथे पण इम्तियाज जलील गेलं तर ते ग्राउंड फुल होतं, असं काय करतो तुम्ही? अरे देशाचे नंबर 2 चे नेते आहे, तुम्ही मोठा ग्राउंड घ्या ना, होते ना इतका ग्राउंड तर इम्तियाज जलील स्वतः भरून टाकेल, तुमच्या इतक्या मोठ्या नेत्याला इतक्या छोट्या ग्राउंड मध्ये तुम्ही हे करणार असेल तर तुम्हालाही का कुठेतरी भीती वाटतं की ते ऐकायला लोक येतील का आजच्या परिस्थितीमध्ये? घ्या ना, मोठा ग्राउंड का घेत नाही? तुम्हाला निवडणुकीत पराभूत करण्यासाठी भाजपचा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी कोण आहे पहिले निवडणूक कॅन्डिडेट कोण आहे? मी तर नवीन होर्डिंग्स बघत आहे की बाबा भाई आता इतके सारे नवीन डीले तैयार होणार आहे मार्केटमध्ये, आइए सब इलेक्शन में है, कोई हारेगा कोई जीतेगा, पहले डिक्लेअर तो करो कि किसके हिस्से में जाने वाली है करके, पार्टी कुणाची असणार आहे कॅन्डिडेट नंतर आम्ही तुम्ही पार्टी तर ठरवा की भाजपला मिळणार का? आज पेपर मध्ये बघितलं मी ते एकनाथ शिंदे साहेबांचे नेते म्हणतात की नाही हमारे पास ही जाने वाली है, दूसरा वेळ हमने तैयारी भी शुरू कर दी है, असं असतं का?
पक्षाच्या संदर्भात तुमचा काही विचार बदललाय काय त्याच्याबद्दल काय? नाही, सोमवारी आमची मीटिंग आहे. सोमवारी नाही, सॉरी, मग हो, सोमवारी मीटिंग आहे मुंबईला. तिथे ओवेसी साहेब येणार आहे, मी पण जाणार आहे आणि त्या दिवशी आम्ही ठरवणार आहे की मुंबई काय कुठे. मुंबई मागच्या वेळेस वंचित सोबत होतं त्यामुळं असंच वाटली होती. त्यावेळेस वंचित सोबत नाही म्हणून तुम्ही लढायचं. आता वंचित कोणाच्या सोबत आहे मला माहिती म्हणजे तेही चित्र स्पष्ट होऊ द्या ना, म्हणजे तेही चित्र स्पष्ट होऊ द्या. ठीक आहे, एक बात ईमानदारी से की 2014ला कोणालाही माहित नाही होतं की इम्तियाज जलील इथे येणार, निवडणूक लढणार आणि ते जिंकणार. 2019 मध्ये अनेक मोठे मोठे दिग्गजांनी सांगितलं होतं की शक्यच नाही या जिल्ह्यामध्ये शिवसेनेला कोणी पाळू शकेल. हे खरी परिस्थिती होती, हे सगळ्यांना माहित होतं. तरी सुद्धा तुम्हाला पण माहिती होतं? नाही, मला तर मी भांडण करून, मी फाईट करून हे तिकीट आणलं होतं. आपल्यालाही माहित असेल त्यावेळी माझ्या पार्टीचे सगळे लोक विरोधात होते की नाही, आपण या इथून आपण खासदारकीला निवडून येऊ शकत नाही. आपल्याला माहित असेल लोकसत्ता प्रामाणिकपणे खरं सांगतो असं म्हणाले होते. पण तुम्हाला वाटलं होतं का की मी जर तिकीट मिळालं तर निवडून येऊ शकतो असं वाटलं होतं? नाही, बघा काय आहे की नाही, तसाही आमच्यावर आरोप की भाजप मदत करणे का. तर त्यावेळी समजा मी पराभव झालं असतं तर आयुष्यभर माझ्यावर हे ठपका लागला असतं की ते जिंकणारच नाही होते, उगीच उभे राहिले होते. मग एका मुस्लिम लीडरने तर सांगितलं होतं माझ्या समोर डील झाली होती, असं काय करतो तुम्ही. तर हे असं सांगणारे खूप सारे लोक होते. पण मला प्रामाणिकपणे माहित होतं की नाही, यावेळी आपण जिंकून येणार म्हणजे येणार. म्हणून मग मी माझं सगळं करिअर दावला टाकलं होतं. आता काय होईल? त्यावेळेस जसं वाटलं होतं की 100% निवडून येणार, यावेळेस काय वाटतं? 200%. मग तुम्ही त्यावेळी जे आहे ना, माझा विश्वास जो होता ना ते 100% होता. यावेळी 200% आहे, वाढला. मुंबईला मला नाही, मुंबईच्या बाबतीत मी प्रामाणिकपणे माझं एक हे मत व्यक्त केलं होतं की मुंबई सारख्या इतक्या मोठ्या ठिकाणी आज जे परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, एका काळात मुंबईमध्ये चांगले मुस्लिम लीडर्स होते जे मुस्लिम इश्यूज घेत होते. आता काय झालेलं आहे की अर्धे मुस्लिम लीडर जे आहे ना ते इनडायरेक्टली भाजप सोबत गेले. म्हणजे ते डायरेक्टली सांगता येत नाही कारण नाही साहब हम तो इनके साथ गए, अजित दादा के साथ गए, हम तो इनके साथ गए हे करके ते सांगून इनडायरेक्टली भाजप सोबत गेले. आणि अर्धे जे राहिलेले आहे ते उद्धव साहेब कडे गेलेले आहे. मग जेव्हा ते कोणता जे बुलडोझर टाकण्यात आलं होतं मीरा रोडच्या, त्यावेळी कोणीही बोलायला तयार नाही होते. कारण कोणाला, सगळ्यांना माहित होतं की आपण इधर से उद्धव ठाकरे को नाराज नहीं कर सकते, उधर से भाजप वालों को नाराज नहीं कर सकते. तर एक मला असं वाटलं की एक खूप मोठा व्हॅक्युम झालेला आहे मुंबई सारख्या ठिकाणी. आणि मुंबईची लिडरशिप म्हणजे महाराष्ट्राची लिडरशिप आपण समजू शकेल. पण तिथे आज जी परिस्थिती आहे, मी सांगितलं ओवेसी साहेबांना की साहेब माझी प्रामाणिक इच्छा आहे की मला तिथे जाऊन, आणि हे मी गॅरंटी नाही सांगू शकेल. ज्या प्रकारे मी औरंगाबादच्या बाबतीत तुम्हाला हे सांगतो की मी 200% निवडून येणार, मुंबईच्या बाबतीत मी हे सांगणार नाही होतं. पण मी नक्की एक प्रयत्न करणार होतो. एक कोशिश करके देखना चाह रहे थे हम कि हम वहां पे है तो हम हमारा झंडा गाड़ सकते हैं करके. परवानगी दिली नाही, मी इतकं मोदी सारखं मोठं झालं नाही साहेब. 2 ठिकाणी मी एका ठिकाणी देखिए हमारा, मैं जैसा बताया हूँ कि मुंबई में ओवैसी साहब आने वाले हैं और मुंबई में मीटिंग करके हम डिसाइड करने वाले हैं. मुंबई मंडे तक है तो आपके पास पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि हम नहीं, अभी तो राजे साहब अभी सिचुएशन ऐसी है कि जहां पर हमने लड़ने का सोचे नहीं थे कि लोकसभा लड़ेंगे करके. वहां की सिचुएशन और परिस्थितियां ऐसी बदल चुकी है कि हम सोच रहे हैं कि क्यों नहीं, वहां पे क्यों नहीं हम लड़ सकते हैं करके.
तो ऐसे जितने भी अभी फिलहाल जो यहाँ से कूद रहे हैं, रात में एक पार्टी में रहते, सुबह नींद में से उठे उठे तक पता चलता है कि उन्हें दूसरी पार्टी में चले गया है करके, तो लोग भी है तो बहुत ऊब चुके हैं। ये बात भी है तो आप एक समझ लेना चाहिए कि लोग है तो हर राजनीतिक पार्टी से इतना ऊब चुके हैं, और मुझे इस बात का बहुत डर सता रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर वोटिंग परसेंटेज इस बार है सबसे कम रहने वाला है। उसकी वजह यह है कि लोगों को लग रहा है कि यार मैं किस पे भरोसा करूं, किसको वोट डालूं मैं, जिसको डाल रहा है उन्हें पैसा ले ले रहा है, जाके दूसरी पार्टी के अंदर बैठ जा रहा है, तर काही नीती मूल्य राहिलेली नाही आहे। म्हणून म्हणजे एक हे सरकारवर आणि लोकांवर एक खूप मोठा एक चॅलेंज असणार आहे की आपण वोटिंग पर्सेंटेज कसा वाढवता येईल करके। ठीक है सर। क्या उद्धव ठाकरे शरद पवार और शिवपति पाने के लिए मोदी के खिलाफ विशाल जनमत तैयार हो सकते हैं? देखिए अगर मैदान में उतरेंगे सिंपैथी का नहीं है, मैं तो ये कहूंगा कि जो भी मैदान के अंदर उतरेगा, जो भी है तो मेहनत करेगा। देखिए मैं अगर मेरे बारे में अगर बात करूं, मैं अगर 5 साल अगर लोगों के बीच में रहता नहीं था, आज 5 साल से लगातार मेरे ऑफिस के ऊपर मैं जनता दरबार भराता हूं डेली, तो मेरे को चिंता नहीं है इस बात की कि यार मैं लोग मेरे को 5 वो पूछेंगे कि साहब तुम तो 5 साल के बाद नजर आ रहे थे हमारे को करके। उसमें अगर वो जमीन के ऊपर रहेगा तो लोग यकीनन है तो उसके जो मुद्दों के ऊपर बात करेंगे तो लोग साथ देंगे उसमें। उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे ने कहा कि हिंदुत्व के मुद्दे पर समझौता नहीं किया, लेकिन उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर इंडिया अलायंस की शामिल हो गए हैं। इसका 2000 चुनाव पर क्या असर होगा? नहीं आपसे मैं तो बाला साहब ठाकरे का नाम क्यों ले रहे हैं कि बाला साहब ने ये बोला था कि हम इनके साथ नहीं जाएंगे करके। कांग्रेस ने हमेशा ये बोली थी कि नहीं हम तो मतलब शिवसेना है तो जातिवादी पार्टी है करके। राष्ट्रवादी कांग्रेस ने तो हमेशा बोली थी, और इससे बढ़कर क्या चाहिए कि मोदी जी ने खुद देश को बताए थे कि राष्ट्र एनसीपी के बारे में नॅचरली करप्ट पार्टी हे मतलब कितकं चांगलं स्लोगन कोणी दिलं देशामध्ये। एनसीपीच्या बाबतीत हे सांगणारे देशाचे व्हेरी क्लीन इमेजचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी सांगितलं होतं की नॅचरली करप्ट पार्टी आहे एनसीपी, आणि त्याच्यासोबत गठबंधन केलं ना, म्हणजे आज कोणताही पक्ष असू द्या, कोणालाही किसी का अंदर भी कोई भी राजनीतिक जो वैल्यूज होने चाहिए वो है नहीं इसमें। बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में चुनावी जीत की संभावना है, कमजोर महाविकास आघाड़ी की और इंडिया अलायंस कितनी भी चुनौतियां कर रहे हैं। देखिए मैं जैसा ये कहा है, हर कोई दावा करेगा कि हम जीत रहे हैं करके। मोदी जी तो 400 के ऊपर चले गए, मैं तो मोदी जी को ये कर रहा हूं कि साहब क्यों 400 पे आप 543 सीट्स के ऊपर आप जीत जाइए और देश के अंदर विपक्ष खत्म ही कर दीजिएगा। ड्राइंग रूम में बैठना मोदी जी, अमित शाह साहब और बोलना की आज हमने ये देश का कानून बना दिए है करके। तसंही लोकशाही संपलेली आहे, त्यांची दादागिरी आणि हुकुमशाही देशावर लादण्यात आलेली आहे। आता राहिलं काय 400 कशाला? स्वप्न बघायचं तर पूर्ण स्वप्न बघा ना कि हम पूरे के पूरे सीटें हम जीतने वाले हैं, विपक्ष को तो हम अंदर आने भी नहीं देंगे करके। सर एक 2 मिनिटाचा कंटेंट पॉइंट